एक बड़ी पुरानी कहावत है, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। पाकिस्तान की दोस्ती करी तुर्की ने और असर ये हो गया कि दोनों फटेहाल मजनू इस वक्त एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। तो वहीं अब तीसरे देश कतर का भी नाम आ रहा है। कतर भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने की संभावना बना रहा है और कहीं न कहीं इसका कनेक्शन भारत से भी निकल कर आ रहा है। आखिर कतर ने भारत के लिए ऐसा क्या कर दिया है, जबकि कतर और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन और मोदी की बैठक में 28 समझौते हुए, लेकिन रूस के एक आग्रह को भारत ने क्यों ठुकरा दिया और भारत ने क्यों मना कर दिया, और क्या यही वजह है कि भारत के साथ जो रेलोस नाम की एग्रीमेंट होने वाली थी वो एग्रीमेंट नहीं हुई। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वैसे बात करें कतर और भारत के रिश्तों की, तो कतर और भारत बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, चाहे वो व्यापार का मामला हो या फिर डिफेंस के समझौते हो, उसके लिए भी। हाल में कतर ने भारत की बड़ी मदद की थी अफगानिस्तान मामले में अपने देश के लोगों को निकालने के लिए, पर अब कतर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रडार में आ रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तालिबान ने अपना ऑफिस कतर में बनाया? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि पाकिस्तान का जो टीटीपी है वो भी चाहता है कि उसका राजनीतिक ऑफिस कतर में ही हो? वहीं अब जो खबर निकल कर आ रही है कि भारत में एक संस्था है और इस संस्था का नाम है ईद चैरिटी। ये संस्था शेख ईद बिन मोहम्मद के नाम पर बनाई गई थी। अब ये संस्था क्या करती है, अपने अलग अलग ब्रांच को देती है पैसे, और ये फंड बड़ी संख्या में देती है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में कुल 1200 ट्रांजैक्शन हुए हैं इस संस्था को, और इसमें करीब 7.82 मिलियन डॉलर आए हुए हैं, और ऐसी लगातार फंडिंग आती जा रही है। अब आप सोचेंगे कि ये संस्था में ऐसी कौन सी बात है, फंडिंग आ गई, उधर से फंडिंग भेजा गया तो फंडिंग आ गई। लेकिन बात यह है कि इसी तरह की कई संस्थाएं हैं केरल में, और केरल में ये फंडिंग आ रही है कतर की अलग अलग संस्थाओं से, और ये फंडिंग बड़े रूप में आ रही है। अब जब छानबीन की जा रही है तो इन संस्थाओं का संबंध निकल रहा है अल-कायदा ग्रुप से। वैसे ये संस्थाएं इस बात को लेकर मना कर रही हैं कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो हम गरीब मुसलमानों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, हम दुनिया भर में हिजाब वगैरह को बांट रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक धार्मिक संस्था है, पर रिपोर्टें ये कह रही हैं कि यहाँ तक सिर्फ अल-कायदा का ही नहीं बल्कि आईएस भी धीरे धीरे इन जगहों पर एंट्री मार रहा है, और ये सब फंड ले रहे हैं कतर से ही। संडे गार्जियन की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ध्यान दे रही है कतर के ऊपर, और कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से कई और सबूत निकल कर सामने आते रहे तो कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान तुर्की के बाद अब कतर भी ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाए, कहीं तीनों देशों की जुगलबंदी न बनने लगे। वैसे आपको बता दें, ये सारी चीजें भारत में पैर पसार रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली सरकारों ने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और इसे रोकने की तरफ काम नहीं किया। ज्यादातर सरकारों ने सिर्फ अपना फायदा देखा। इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये चीजें अब इस हद तक पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच बैठक हुई, और ये बैठक कई चीजों को लेकर हुई। बैठक से पहले ये कहा गया कि भारत और रूस के बीच रेलोस एग्रीमेंट साइन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। आखिर ये क्या था, तो ये एग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे के नेवल बेस और एयर बेस का इस्तेमाल ईंधन को भरने के लिए, सपोर्ट के लिए कर सकते थे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसा भारत ने लेमोआकॉम का
नावासा अमेरिका के साथ साइन किया है, वैसा ही कुछ एग्रीमेंट था ये। इसे लेकर मीडिया में भी कई बार बात कही गई कि भारत और रूस के बीच अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत को बेस की जरूरत है, रूस को बेस की जरूरत नहीं है। रूस के जितने सारे बेस हैं, अगर भारत को उसका एक्सेस मिल जाता है तो भारत के लिए ये बहुत ही फायदेमंद बात होगी। वैसे आप सोचेंगे कि अगर अमेरिका के साथ साइन कर लिया तो कौन सा फायदा भारत को हो गया है, तो आपको बता दें भारत को फायदा हुआ है। और भारत ने हाल ही में जो जापान के पास स्थित है अमेरिका का बेस, वहां से अपने जहाजों में ईंधन वगैरह भरवाए हैं और इस तरह के काम अब चल रहे हैं बराबर तरीके से। पर अब ये एग्रीमेंट रूस के साथ साइन नहीं हो पाया। भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने ये कहा कि अभी इस पर बात चल रही है और कुछ शर्तें हैं जिसको हम पूरी करेंगे, उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो अब कथित तौर पर ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि रूस ने भारत के सामने S-500 का ऑफर रखा कि भारत S-500 खरीदे। वैसे रूस की तरफ से ये पहले भी बयान दिया जा चुका है कि भारत को S-500 बेच सकता है रूस, पर भारत ने इस ऑफर को मना कर दिया। अब भारत ने क्यों मना किया, तो आपको बता दें भारत ने S-500 को कई कारणों से मना किया। अमेरिका का डर नहीं है, बल्कि भारत अपने BMD को विकसित कर रहा है। अब जहां S-500 की रेंज है 500 से 600 किलोमीटर, तो वहीं BMD की रेंज मिसाइलों 5000-6000 किलोमीटर तक है। तो वहीं अगर चीनी मिसाइलों को चीन के ही क्षेत्र में गिराना हो तो S-400, S-500 इसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर BMD हो तो ऐसा सफल है। यही वजह है कि भारत ने S-500 के लिए अभी ना कर दिया। अब BMD कितना ताकतवर है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जो गुआम एयरबेस है वो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने इसकी सुरक्षा के लिए थार्ड सिस्टम को लगाया है, आयरन डोम को लगाया है और अब अमेरिका बड़े लेवल पर काम कर रहा है BMD सिस्टम को लगाने के लिए। हालांकि ये भारत वाला BMD नहीं है, उनका अपना BMD है। वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहे हैं। उन्हें भी यही लग रहा है कि इस क्षेत्र पर अगर चीन को काउंटर करना है तो उनके पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। और ये सारी चीजें तैयारी की जा रही है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो ये बड़े रेंज के डिफेंस सिस्टम ही काम आएंगे जो मिसाइलों को दुश्मन के क्षेत्र में ही गिरा दे, न कि अपने क्षेत्र में आने का इंतजार करें। इसी रणनीति पर अमेरिका भी चल रहा है। यही वजह है कि महंगे होने के साथ साथ भारत के लिए इस वक्त कोई खास उपयोग नहीं रखता है S-500, और वैसे भी S-500 कोई तैयार नहीं है अभी उसे, और वैसे भी S-500 तुरंत नहीं मिलने वाला है, इसे भी मिलने में काफी वक्त लगेगा। तब तक हमारा BMD सिस्टम तैयार हो चुका होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को S-500 लेना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।